नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं जनवरी महीने के कुछ बहुत ही ज़रूरी करंट अफेयर्स पर। और ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस महीने की सबसे बड़ी घटनाओं को कवर करते हैं। पड़ोसी देशों से रिश्ते, ग्लोबल पॉलिटिक्स के बड़े मुद्दे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में चल रही खींचतान। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सिंप्लीफाई करें और वो की टेक अवे सामने लाएं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ क्या हुआ पर नहीं रुकेंगे, बल्कि क्यों हुआ, इसके पीछे की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग क्या थी, उस पे ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ, और भारत के लिए इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। एग्जैक्टली इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करना ही असल तैयारी है। तो चलिए इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं घर के पास से ही। भारत के सबसे करीबी पड़ोसियों में से एक बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा पर फिर से कुछ तनाव देखने को मिला है। मामला ये है कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी बीजीबी ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार की बाढ़ लगाने के काम में रुकावट डालने की कोशिश की। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी सीमा नहीं है, हम बात करें 4096 किलोमीटर लंबी सीमा की। हाँ, जो 5 भारतीय राज्यों से गुजरती है। कहीं मैदान, कहीं नदियां तो कहीं घने जंगल। ये अपने आप में एक मैनेजमेंट नाइटमेयर है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है इस विवाद की जड़। बांग्लादेश का कहना है कि ये बाड़बंदी 1975 के सीमा दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। अच्छा, वो 1975 वाले दिशा निर्देश। हाँ, जो इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच हुए थे, उसमें क्लॉज था कि सीमा के 150 गज के अंदर कोई स्थायी रक्षा निर्माण नहीं होगा। बांग्लादेश बाढ़ को इसी नजरिए से देखता है, जबकि भारत का तर्क है कि ये तस्करी और अवैध घुसपैठ रोकने के लिए है, किसी सैन्य मकसद के लिए नहीं। यहीं पर असल मतभेद है। लेकिन इतने सालों से अवैध प्रवासन, मवेशियों की तस्करी, ड्रग्स, हथियार, ये सब तो जमीनी हकीकत है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या बाड़बंदी जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, और इसीलिए भारत ने लगभग 3141 किलोमीटर पर बाड़ लगा भी दी है। अब जो काम हो रहा है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट का हिस्सा है। मतलब सिर्फ बाढ़ नहीं है? नहीं, इसमें संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी, थर्मल इमेजर्स, सेंसर्स और ड्रोन से निगरानी भी शामिल है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जल शाखा नदीय सीमाओं पर गश्त करती है। और दोनों देशों की फोर्सेस के बीच जॉइंट पेट्रोल्स और फ्लैग मीटिंग्स भी तो होती रहती हैं। हाँ, होती हैं, लेकिन ये सब टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं। असली चुनौती पॉलिटिकल विल और आपसी भरोसे की है। तो क्या इसका कोई प्रैक्टिकल समाधान नजर आता है? समाधान मल्टी लेयर्ड है। पहला, बाड़बंदी का काम तेजी से पूरा करना होगा, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण जैसी स्थानीय समस्याओं को सुलझाना जरूरी है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और बढ़ाना होगा। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, स्थानीय समुदायों को भरोसे में लेना होगा। सही बात है। सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षा और उनकी आजीविका के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। असल में ये सीमा सिर्फ एक लकीर नहीं है, ये साझा इतिहास और आधुनिक चुनौतियों का प्रतीक है, जिसे सहयोग से ही समृद्धि का पुल बनाया जा सकता है। ठीक है, अब पड़ोस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर देखते हैं, जहां भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम स्तंभ है इंडोनेशिया। इस साल 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का भारत आना एक बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल है। ये सिर्फ एक विजिट नहीं है, ये हजारों साल पुराने रिश्तों का एक नया अध्याय है। हम बाली यात्रा जैसे त्योहारों की बात करते हैं। हाँ, जो उड़ीसा से इंडोनेशिया तक के समुद्री व्यापार की याद दिलाते हैं। एग्जैक्टली। और आधुनिक समय में 1955 का बांडुंग सम्मेलन एक मील का पत्थर था, जहां भारत और इंडोनेशिया ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। और 2018 में हमारे रिश्ते को कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है। हाँ, जो दिखाता है कि ये दोस्ती कितनी गहरी है। और ये दोस्ती अब आंकड़ों में भी दिख रही है। 2023-24 में हमारा द्विपक्षीय व्यापार $29.4 बिलियन पहुंच गया। और लक्ष्य 2025 तक $50 बिलियन का है। समुद्र शक्ति जैसे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हो रहे हैं। और ये तो मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि 2023 में सीधी उड़ानें शुरू होने के बाद भारत बाली जाने वाले पर्यटकों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। हाँ, ये सब पॉजिटिव साइंस हैं, लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। अच्छा, जब हम कहते हैं कि हमारा व्यापार $29 बिलियन का है, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि उसी साल इंडोनेशिया का चीन के साथ व्यापार
$139 बिलियन का था। ओ, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। ये जो व्यापार का इतना बड़ा फर्क है, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत पर चीन का आर्थिक दबदबा कितना ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी सिर्फ रणनीतिक बातों तक सीमित है, या हम आर्थिक रूप से भी एक असली विकल्प बन सकते हैं? हम इतना पीछे क्यों हैं? इसके कई कारण हैं। चीन की मैन्युफैक्चरिंग पावर, सप्लाई चेन्स में उसकी गहरी पैंठ और उसका अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट मॉडल भारत के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। और हमारा निवेश भी तो कम है वहाँ। हाँ, भारत का इंडोनेशिया में निवेश भी दूसरी रीजनल पावर्स की तुलना में कम है। इसलिए आगे का रास्ता सिर्फ मौजूदा व्यापार बढ़ाने का नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इकोनॉमी जैसे नए क्षेत्रों में कोलैबोरेशन करना होगा। और समुद्री सुरक्षा। बिल्कुल। भारत के सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन फ्रेमवर्क के तहत समुद्री सुरक्षा पर सहयोग और मजबूत करना होगा। आर्थिक और रणनीतिक दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलना होगा। अब एक ऐसे मुद्दे की ओर बढ़ते हैं जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में हमेशा ही तनाव का केंद्र रहा है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर एक बेहद विवादास्पद योजना का प्रस्ताव दिया है। हाँ, योजना ये है कि गाजा को साफ कर दिया जाए और 15 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों में बसा दिया जाए। इस प्रस्ताव ने तो अरब जगत में भूचाल ला दिया होगा। बिल्कुल। जॉर्डन और मिस्र, जो इजराइल के साथ शांति समझौते कर चुके हैं, उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। जॉर्डन को डर है कि इससे उसकी जनसांख्यिकी बदल जाएगी। हाँ, और अस्थिरता बढ़ेगी। मिस्र ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये फिलिस्तीनी मुद्दे का ही उन्मूलन करने की साजिश है। और फिलिस्तीनियों के लिए ये 1948 के निकबा के दर्दनाक यादों को ताज़ा करने जैसा है। बिल्कुल। नकबा यानी आपदा, जब उन्हें अपनी जमीन से विस्थापित होना पड़ा था। ये उनके लिए एक और विस्थापन होगा। प्रस्ताव के पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि इससे तत्काल संघर्ष रुक जाएगा और इजराइल की सुरक्षा बढ़ेगी। लेकिन क्या इस तरह का जबरन विस्थापन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जायज है? बिल्कुल नहीं। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है, खासकर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 194 का, जो उन्हें वापस लौटने का अधिकार देता है। हाँ, जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपनी जमीन पर वापस लौटने का अधिकार देता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल नैतिकता और व्यावहारिकता का है। क्या लोगों को उनके घरों से निकालकर आप स्थायी शांति ला सकते हैं? इतिहास तो यही बताता है कि ऐसा नहीं होता। सही बात है। लेबनान में फिलिस्तीनी पुनर्वास का उदाहरण हमारे सामने है, जिसने वहां दशकों तक गृहयुद्ध को हवा दी। तो अगर ये समाधान नहीं है, तो फिर समाधान क्या है? दशकों से दुनिया एक ही समाधान की बात कर रही है, 2 स्टेट सॉल्यूशन, यानी एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य और इजराइल, दोनों का शांति से एक दूसरे के बगल में अस्तित्व। लेकिन आज तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ, और इस प्रस्ताव ने इस बहस को और भी जटिल बना दिया है। स्थायी शांति विस्थापन से नहीं, बल्कि संवाद, आपसी सम्मान और दोनों पक्षों के अधिकारों को मान्यता देने से ही आ सकती है। चलिए अब बात करते हैं भारत की एक ऐसी ताकत की जो दुनिया भर में फैली हुई है, हमारा डायस्पोरा। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 ने एक बार फिर इस ग्लोबल इंडियन फैमिली के महत्व को उजागर किया है, और ये आंकड़ा तो वाकई हैरान करने वाला है। हाँ, वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार 1.8 करोड़ भारतीयों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है। और ये डायस्पोरा 3 तरह का है। NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो भारतीय नागरिक है पर बाहर रहते हैं। हाँ, फिर PIO यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारतीय मूल के हैं पर अब किसी और देश के नागरिक बन चुके हैं, और OCI कार्ड धारक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। बिल्कुल। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है, ये भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एसेट है। स्ट्रेटेजिक एसेट कैसे? मैं समझती हूँ कि वो पैसा भेजते हैं। 2021 में लगभग $87 बिलियन भारत आए, जो एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इसके अलावा क्या? इसके अलावा है सॉफ्ट पावर। जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं या कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति, तो भारत का कद दुनिया में बढ़ता है। सही बात है। और गूगल के CEO सुंदर पिचाई या माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला का नाम? एग्जैक्टली। ये भारत की टेक्नोलॉजिकल पावर की धाक जमाते हैं। हमारा खाना, हमारा सिनेमा, हमारे त्योहार, ये सब हमारा डायस्पोरा ही दुनिया तक पहुंचाता है। सरकार भी तो प्रवासी भारतीय दिवस और OCI कार्ड जैसी पहलों से इस रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करती है। हाँ, करती है। लेकिन क्या सब कुछ इतना अच्छा है? खाड़ी देशों में काम करने वाले मजदूरों के शोषण की खबरें भी तो आती रहती हैं। आती हैं। और क्या ये एक तरह का ब्रेन ड्रेन नहीं है, जब हमारे सबसे टैलेंटेड लोग देश छोड़कर चले जाते हैं?
ये दोनों ही बहुत वैध चिंताएं हैं। खाड़ी देशों में श्रम कानूनों को लेकर चुनौतियां हैं और भारतीय दूतावासों को वहां और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी होगी। और जहां तक ब्रेन ड्रेन का सवाल है, अब सोच बदल रही है। अच्छा। हाँ, अब इसे ब्रेन गेन की तरह देखा जा रहा है। ये लोग जो बाहर जाकर स्किल्स, एक्सपीरियंस और नेटवर्क बनाते हैं, वो वापस भारत के विकास में योगदान दे सकते हैं। जरूरत है ऐसी नीतियां बनाने की जो इस रिवर्स माइग्रेशन को प्रोत्साहित करें और डायस्पोरा को भारत की ग्रोथ स्टोरी में एक एक्टिव पार्टनर बनाएं। बिल्कुल। भारतीय डायस्पोरा की बात करते हुए हमने देखा कि कैसे भारतीय पेशेवर दुनिया भर में, खासकर अमेरिका में, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बड़ा योगदान दे रहे हैं। और यहीं से एक और बड़ा मुद्दा जुड़ता है, क्योंकि अमेरिका अब वैश्विक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संस्था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से ही बाहर निकल रहा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसके ग्लोबल रेपरकशंस होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कार्यकारी आदेश साइन किया है, उसके पीछे कोविड-19 महामारी से निपटने में WHO की कथित विफलता और चीन के प्रति उसके झुकाव जैसे आरोप है। हाँ, हालांकि WHO से बाहर निकलने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। मतलब क्या कोई देश बस ऐसे ही WHO से बाहर जा सकता है? नहीं, WHO के संविधान में इसका कोई सीधा प्रावधान नहीं है, लेकिन 1948 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा तय की गई शर्तों के अनुसार अमेरिका 1 साल का नोटिस देकर और अपने सारे फाइनेंशियल ड्यूज चुकाकर अलग हो सकता है। इसका असर कितना बड़ा होगा? मेरा मतलब है अमेरिका WHO की फंडिंग का सबसे बड़ा स्रोत है, लगभग 20%। सरवाइव तो कर लेगा, लेकिन बुरी तरह प्रभावित होगा। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। अच्छा। अमेरिका के हटने से WHO पर भारी वित्तीय दबाव पड़ेगा, जिसका सीधा असर पोलियो उन्मूलन, मलेरिया, टीबी और HIV जैसे कार्यक्रमों पर पड़ेगा, जो विकासशील देशों में चल रहे हैं। और एक्सपर्टाइज का भी तो नुकसान होगा। उससे भी बड़ा नुकसान CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जैसी अमेरिकी एजेंसियों के विशेषज्ञ जो WHO के साथ मिलकर काम करते थे, उनका सहयोग खत्म हो जाएगा। इससे तो भविष्य की महामारियों से लड़ने की हमारी वैश्विक क्षमता कमजोर होगी। बिल्कुल। और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारत पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। भारत में टीबी, मलेरिया और HIV जैसे कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में WHO टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, जिसमें कमी आ सकती है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प स्ट्रेटेजिक एंगल है। वो क्या? अमेरिका के हटने से जो वैक्यूम पैदा होगा, उसे भरने की कोशिश चीन जैसे देश करेंगे, जो पहले से ही WHO में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इससे ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस में पावर बैलेंस बदल सकता है। तो क्या ये भारत के लिए एक अवसर भी हो सकता है कि वो WHO में अपनी लीडरशिप रोल को मजबूत करे? निश्चित रूप से ये भारत के लिए एक मौका है कि वो विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरे और ग्लोबल हेल्थ में एक बड़ी भूमिका निभाए। और WHO को भी अब अपनी फंडिंग सोर्सेज में विविधता लानी होगी और किसी एक देश पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। हाँ, और संगठन के अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर जो चिंताएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए सुधार करने होंगे। ये संकट वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक वेकअप कॉल है। आज की हमारी चर्चा से एक बात साफ है, चाहे वो भारत बांग्लादेश सीमा का स्थानीय विवाद हो, इंडोनेशिया के साथ हमारी साझेदारी हो, गाजा का भू राजनीतिक संघर्ष हो या फिर WHO से अमेरिका का हटना, ये सब घटनाएं एक बड़े ग्लोबल शिफ्ट की ओर इशारा कर रही हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब अमेरिका जैसी पारंपरिक महाशक्ति वैश्विक संस्थाओं और जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है, तो भारत जैसी उभरती शक्तियों के लिए नेतृत्व करने और इस बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था को एक नई दिशा देने की क्या संभावनाएं और क्या जिम्मेदारियां पैदा होती हैं, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। आज हम फरवरी और मार्च 2025 के उन घटनाक्रमों पर बात करेंगे जो भारत की विदेश नीति की दिशा तय कर रहे हैं। ये हमारी जनवरी वाली चर्चा की अगली कड़ी है। बिल्कुल। और इन 2 महीनों की कहानी बहुत दिलचस्प है। ऐसा लगता है जैसे भारत एक ही समय में 4 अलग-अलग शतरंज के बिसात पर खेल रहा हो। हाँ, एक तरफ चीन के साथ वो तनावपूर्ण शांति बनाए रखने की कोशिश, और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ एक मजबूत सैन्य और तकनीकी गठबंधन वो आकार ले रहा है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक ओर फ्रांस के साथ फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है, तो दूसरी ओर कतर जैसे देश से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की मजबूरी भी है। ये भारत की मल्टी अलाइनमेंट की नीति की शायद सबसे बड़ी परीक्षा है। तो चलिए इसी कॉम्प्लिकेटेड चेस गेम को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। शुरुआत चीन से करते हैं। जोहानिसबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जहां S जयशंकर और वांग यी की मुलाकात हुई। सतह पर तो ये एक और डिप्लोमैटिक मीटिंग लगती है, लेकिन इसके अंदर चल क्या रहा था? देखिए, इस बैठक की कई परतें थीं।
पहली और सबसे ज़रूरी बात बॉर्डर मैनेजमेंट पर हुई, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर शांति बनाए रखना टॉप प्रायोरिटी है। ये तो हमेशा ही रहता है। हाँ, लेकिन इस बार जोर था। दूसरी बड़ी बात कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर हुई, जो कई सालों से रुकी हुई है। और इसके अलावा फ्लाइट्स को नॉर्मलाइज करने और साझा नदियों, खासकर चीन के बनाए जा रहे डैम्स को लेकर भारत ने अपनी चिंताएं जाहिर की। ठीक है, ये तो हुए वो मुद्दे जो हमेशा से लिस्ट में रहते हैं। क्या कोई ऐसी बात भी हुई जहां दोनों देश एकमत दिखे, या ये सिर्फ पुरानी बातों को दोहराने जैसा था? नहीं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहमति बनी, और वो थी G20 जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म को बचाने के लिए मिलकर काम करना। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सहमति तब आई जब दुनिया साफ तौर पर दो खेमों में बंटती दिख रही है, एक अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरा चीन रूस का खेमा। तो इसका मतलब ये है कि जियोपॉलिटिकल दुश्मनी के बावजूद भारत और चीन दोनों ही वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस का विकल्प खुला रखना चाहते हैं, शायद एक दूसरे के खिलाफ बैलेंस करने के लिए भी। एक मिनट, यहाँ एक विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रही हैं कि सीमा पर तनाव कम करने के लिए नवंबर 2024 में डिसएंगेजमेंट हुआ और अब G20 पर सहयोग की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक राइवलरी भी तो बढ़ रही है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? यही तो इंडिया चाइना संबंधों की नई हकीकत है। इसे आप कॉन्टेस्टेशन और कोऑपरेशन का मॉडल कह सकते हैं। मतलब जहां जरूरत हो वहां साथ, जहां नहीं वहां खिलाफ। एग्जैक्टली। सबसे बड़ी चुनौती तो 2020 के गलवान संघर्ष के बाद पैदा हुआ ट्रस्ट डेफिसिट है, मतलब आपसी विश्वास की कमी। और इसके अलावा चीन के साथ हमारा बढ़ता ट्रेड इम्बैलेंस एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक हेडेक है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? आगे का रास्ता यही है कि बातचीत चलती रहे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मजबूत हों और ब्रिक्स या SCO जैसे मंचों का इस्तेमाल तनाव कम करने के लिए किया जाए। चीन के साथ इस मुश्किल रिश्ते को बैलेंस करने के लिए भारत को दूसरे मजबूत साथियों की जरूरत है, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है अमेरिका का। वॉशिंगटन में हुई बैठक इसी समीकरण को और पुख्ता करती नजर आती है। बिल्कुल। इंडिया US कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब सिर्फ नाम का नहीं रहा, इसमें काफी तेजी आई है। इसे समझने के लिए हम 4 हिस्सों में देख सकते हैं: रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी। रक्षा से शुरू करते हैं। रक्षा में एक नया 10-year फ्रेमवर्क फॉर मेजर डिफेंस पार्टनरशिप साइन हुआ है। इसके तहत जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स, स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और P-8I निगरानी विमानों की खरीद पर सहमति बनी है। और व्यापार के मोर्चे पर मिशन 500 की बहुत चर्चा हुई, यानी 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक ले जाना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ एक हेडलाइन है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये लक्ष्य बहुत एम्बिशियस है। तो इसे हकीकत में बदलने के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी रुकावटें हैं ट्रेड बैरियर्स और मार्केट एक्सेस के मुद्दे, जो दोनों तरफ से हैं। इसीलिए 2025 के अंत तक एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट BTA पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर ये हो जाता है तभी मिशन 500 हकीकत बन सकता है। ठीक है। और ऊर्जा और परमाणु सहयोग में भी एक बड़ी खबर थी, खासकर भारत के CLNDA कानून को लेकर। ये सालों से एक बड़ा कांटा बना हुआ था। आखिर इसमें ऐसी क्या बात थी कि अमेरिकी कंपनियां भारत में न्यूक्लियर प्लांट लगाने से कतराती थीं? ये एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन जरूरी पॉइंट है। CLNDA यानी सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ये कहता था कि किसी भी परमाणु हादसे की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी सप्लायर पर, मतलब अमेरिकी कंपनी पर आ जाएगी। ओके। अब सोचिए, कोई भी कंपनी इस तरह के अनलिमिटेड रिस्क के साथ अरबों डॉलर का निवेश क्यों करेगी? वो तैयार नहीं थी। इस बैठक में भारत ने इस कानून में संशोधन का वादा किया है। तो इसका मतलब है कि रिस्क को अब बांटा जाएगा? हाँ, अब रिस्क को सरकार, ऑपरेटर और सप्लायर के बीच बांटा जाएगा। ये अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में न्यूक्लियर प्लांट बनाने का दरवाजा खोलता है। तो मतलब ये हुआ कि अमेरिका के साथ रिश्ते को एक तरह का नया ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, जिसके लिए अलग अलग ऐप्स बनाए जा रहे हैं, एक डिफेंस के लिए, एक ट्रेड के लिए, एक टेक्नोलॉजी के लिए। क्या कॉम्पैक्ट और ट्रस्ट इनिशिएटिव्स इसी सिस्टम के हिस्से हैं? क्या बेहतरीन एनालॉजी है, बिल्कुल सही। ये इनिशिएटिव्स इसी नए ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर फंक्शंस हैं। कॉम्पैक्ट यानी कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी,
एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है जो इन तीनों क्षेत्रों को एक साथ जोड़ता है। और ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, ये और भी ज्यादा फोकस्ड है। किस तरह से फोकस्ड? ट्रस्ट का सीधा निशाना चीन पर है। इसका मकसद है क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए चीन पर निर्भरता कम करना। साथ ही दवा बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल यानी APIs के लिए भी चीन का विकल्प तैयार करना। तो ये आत्मनिर्भर भारत और अमेरिका की सप्लाई चेन को सिक्योर करने की कोशिशों का संगम है। बिल्कुल। तो अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो अमेरिका के साथ ये सारी डील्स, तहव्वुर राना का एक्सट्रेडिशन और अरब सागर में भारत का सिक्योरिटी टास्क फोर्स को लीड करना, ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं, जिसमें भारत इंडो पैसिफिक में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर उभर रहा है और चीन को काउंटर कर रहा है। एकदम सही। और भारत ये अकेला नहीं कर रहा। इंडो पैसिफिक में उसके कई और साथी हैं, जिनमें फ्रांस एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनके उभरा है। चलिए तो अब यूरोप की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा में भी कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, खासकर रक्षा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। हाँ, भारत फ्रांस संबंध अब पारंपरिक खरीदार विक्रेता के रिश्ते से बहुत आगे निकल गए हैं। अब बात को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की हो रही है। जैसे कि परमाणु ऊर्जा में SMR के को डेवलपमेंट के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। ये भविष्य की क्लीन एनर्जी के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। ये होते क्या हैं SMRs? ये छोटे फैक्ट्री मेड रिएक्टर्स होते हैं जिन्हें लगाना आसान और ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। और रक्षा सहयोग, जो हमेशा से इस रिश्ते की नींव रहा है। रक्षा में सहयोग और गहरा हुआ है। स्कॉर्पियन पनडुब्बियों पर कोलैबोरेशन जारी रहेगा, लेकिन अब इसमें DRDO द्वारा विकसित AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा। ये AIP सिस्टम क्या करता है? ये सिस्टम पनडुब्बी को बिला सतह पर आए हफ्तों तक पानी के नीचे रहने की ताकत देता है, जो उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि स्कॉर्पियन पनडुब्बियों से लेकर राफेल विमानों तक, क्या हम रक्षा जरूरतों के लिए फ्रांस पर बहुत ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं? क्या ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए खतरा नहीं है? ये एक जायज चिंता है, लेकिन यहाँ रिश्ता अब एक तरफा नहीं रहा। फ्रांस ने भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में रुचि दिखाई है। अच्छा। हाँ, ये भारत के इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़ा वैलिडेशन है। जब फ्रांस जैसा देश आपका बनाया हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखाएं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि एक पार्टनर बन रहे हैं। राइट। इसके अलावा 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया गया है और AI पर एक साझा रोड मैप भी बना है। आपने इंडो पैसिफिक का जिक्र किया था, मुझे लगता है यहाँ IMEDC की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि फ्रांस इसमें एक बड़ा प्लेयर है। बिल्कुल। IMEDC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इस पूरी बातचीत के केंद्र में रहा। आप IMEDC को एक तरह की जियोपॉलिटिकल बाईपास सर्जरी समझ सकते हैं। जियोपॉलिटिकल बाईपास सर्जरी, एक्सप्लेन कीजिए। ये सुएज कनाल जैसे दुनिया के सबसे कंजेस्टेड और पॉलिटिकली सेंसिटिव शिपिंग रूट को बाईपास करता है, जिससे भारत का सामान यूरोप तक ज्यादा तेजी से और सुरक्षित तरीके से पहुंच सके। ये एक तरह से 21वीं सदी का डिजिटल और स्टील से बना सिल्क रूट है, बस इस बार इसका रास्ता चीन से होकर नहीं जाता। और इसके सदस्य देश भी काफी दिलचस्प हैं। इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल और फिर यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक सीधा जवाब लगता है। इसे BRI का एक मजबूत लोकतांत्रिक विकल्प माना जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ सामान भेजना नहीं, बल्कि एनर्जी ग्रिड्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये जमीन पर कितनी जल्दी उतरता है। तो हमने चीन के साथ संतुलन, अमेरिका के साथ गठबंधन और फ्रांस के साथ साझेदारी की बात की। अब शतरंज की चौथी बिसात पर चलते हैं, पश्चिम एशिया। यहाँ भारत कतर संबंधों में एक नई गर्मी देखने को मिली है, खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में। हाँ, और ये रिश्ता पूरी तरह से जरूरत और व्यावहारिकता पर आधारित है। दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट पर साइन किया है और 2030 तक व्यापार को दोगुना कर $30 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन इस रिश्ते का कोर तो LNG है। बिल्कुल, इस रिश्ते का दिल है LNG, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। वो 20 साल की बड़ी डील है ना? जी हाँ,
पेट्रोनेट एलएनजी और कतार एनर्जी के बीच एक बहुत बड़ी 20 वर्षीय एलएनजी सप्लाई डील हुई है जो 2028 से 2048 तक चलेगी। कतार भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है। ये डील भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए लाइफलाइन जैसी है। इसके अलावा भी कुछ हुआ? हाँ, कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप्स में $10 बिलियन के निवेश का वादा किया है और कतर में यूपीआई भी लॉन्च हो गया है। लेकिन एक तरफ ये बड़ी बड़ी डील्स हैं और दूसरी तरफ भारतीय मजदूरों के हालात और हाल ही में नेवी के पूर्व अधिकारियों का मामला जिसने काफी तनाव पैदा किया था। भारत इस विरोधाभास को कैसे मैनेज करता है? द रियल स्टोरी हियर इज प्रैग्मेटिज्म। ये रिश्ता दिखाता है कि भारत की विदेश नीति कितनी व्यावहारिक है। एक तरफ हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और दूसरी तरफ हम एक ऐसे देश के साथ अपने सबसे जरूरी ऊर्जा सौदे कर रहे हैं जहां हजारों भारतीय मजदूरों के हालात पर सवाल उठते हैं। तो ये नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है? ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे राष्ट्रीय हित, खासकर ऊर्जा सुरक्षा, अक्सर बाकी सभी चिंताओं पर भारी पड़ते हैं। हालांकि भारत पर्दे के पीछे से इन मुद्दों को लगातार उठाता रहता है, जैसा कि हमने नौसेना के अधिकारियों के मामले में देखा, जहां 8 में से 7 को छुड़ा लिया गया। लेकिन एक अधिकारी अभी भी हिरासत में है। हाँ, और उनका अभी भी हिरासत में होना दिखाता है कि ये राह आसान नहीं है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम फरवरी और मार्च को एक साथ देखें तो इन चारों शतरंज के बिसातों से बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? बड़ी तस्वीर ये है कि भारत की विदेश नीति अब किसी एक खेमे या विचारधारा से बंधी नहीं है। ये पूरी तरह से इशू बेस्ड अलाइनमेंट पर चल रही है। मतलब जैसी जरूरत वैसा गठबंधन? बिल्कुल। चीन को बैलेंस करने के लिए अमेरिका और फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कतर जैसे देशों के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप और वैश्विक मुद्दों पर चीन के साथ भी सहयोग करने की गुंजाइश। इसी को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। अपने हितों के हिसाब से अपने फैसले खुद लेना। काफी कुछ कवर किया गया और ये याद दिलाना जरूरी है कि ये विश्लेषण सिर्फ फरवरी और मार्च पर केंद्रित था। मार्च के बाद के घटनाक्रम पर हम अपने अगले सत्र में जरूर चर्चा करेंगे। और अंत में एक सवाल छोड़ जाती हूँ जिस पर सोचा जा सकता है। दुनिया भर में बड़े चुनाव होने वाले हैं और जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है। ऐसे में 2025 की शुरुआत में बने ये द्विपक्षीय समझौते और फ्रेमवर्क भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? क्या इनकी नींव इतनी मजबूत है कि ये आने वाले तूफानों में भी भारत के हितों की रक्षा कर सकें? अप्रैल के जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं उनमें एक पैटर्न साफ दिख रहा है। हाँ। पुरानी संधियां, पुराने नियम सब टूट रहे हैं और नए समीकरण बन रहे हैं। बिल्कुल। तो आज इसी बदलते परिदृश्य को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ। और शुरुआत करते हैं सीमा पार घुसपैठ से। हाँ, पहलगाम हमले के बाद ये मुद्दा फिर से गर्मा गया है। तो ये जो सीमा पार घुसपैठ है, इसे अगर हम सीधे शब्दों में समझे तो देखिए, इसका सीधा मतलब है हथियारबंद आतंकियों का चोरी छिपे बॉर्डर पार करके आना। और उनका मकसद होता है आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना। बिल्कुल। और अब उनका तरीका भी बदल रहा है। वो एडवांस्ड एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है? मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है। हम सालों से स्मार्ट फेंसिंग, ड्रोन्स और न जाने कितनी ही नई टेक्नोलॉजी की बात सुन रहे हैं। फिर भी ये घुसपैठ रुक क्यों नहीं रही? क्या हमारी तकनीक काफी नहीं है? सवाल बहुत सही है। देखिए, टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, पर जम्मू कश्मीर का भूगोल अपनी जगह। पीर पंजाल के पहाड़ और जंगल। हाँ, वो उबड़ खाबड़ पहाड़ और घने जंगल किसी भी ड्रोन या सैटेलाइट से बचने के लिए एक बेहतरीन कवर है। और फिर मौसम है। मौसम मतलब बर्फबारी। हाँ, हर सर्दियों में भारी बर्फबारी से हमारी करीब 1/3 फेंसिंग यानी बाड़ पूरी तरह तबाह हो जाती है। 1/3? ये तो बहुत ज्यादा है। और जब तक वो ठीक होती है तब तक घुसपैठ के लिए एक खुला रास्ता बन चुका होता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी और प्रकृति के बीच एक तरह की दौड़ है, जिसमें प्रकृति अक्सर जीत जाती है। और इसमें एक मानवीय पहलू भी है। हमारे नाइट विजन डिवाइस भी सीमित घंटों तक ही काम कर सकते हैं। उन्हें चार्जिंग चाहिए होती है। बिल्कुल, जो दूर दराज की चौकियों पर एक चुनौती है। और सोचिए, -20 डिग्री में किसी जवान के लिए लगातार चौकन्ना रहना कितना मुश्किल होता होगा। हाँ, ये तो है। मानवीय थकान का फायदा आतंकी उठाते। सही बात है। इसका कोई एक सीधा हल नहीं है। हमें कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। बेहतर तकनीक, मौसम को झेलने वाली फेंसिंग और रैपिड रिपेयर टीमें। और ये ज्यादातर घुसपैठ उसी नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास होती है। बिल्कुल, जिसे कई लोग गलती से एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लेते हैं। हाँ, यही मैं कहने वाला था।
LOC कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, ये असल में एक मिलिट्री लाइन है। जहां 1971 की लड़ाई के बाद दोनों सेनाएं रुकी थीं। एकदम सही। 1972 के शिमला समझौते ने बस उसी लाइन पर मोहर लगा दी। ये लगभग 750 किलोमीटर लंबी है और समझौते के मुताबिक कोई भी देश इसे एक तरफा नहीं बदल सकता। इसीलिए ये हमेशा तनाव का केंद्र बनी रहती है। बिल्कुल। तनाव की बात चलिए तो अब उस घटना पर आते हैं जिसने सबको चौंका दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। ये तो 60 साल पुरानी संधि है, युद्धों और संकटों के बावजूद अब तक कायम थी। ये एक अभूतपूर्व कदम है, इसमें कोई शक नहीं। ये भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा रणनीतिक संकेत है कि पानी और आतंकवाद एक साथ नहीं बह सकते। बिल्कुल। इस निलंबन का मतलब है कि भारत अब पश्चिमी नदियों मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब का हाइड्रोलॉजिकल डेटा पाकिस्तान से साझा नहीं करेगा और उन पर पानी रोकने के अपने अधिकार का भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, जिसका अधिकार संधि देती तो है, पर भारत ने आज तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान के लिए इसके क्या मायने होंगे? उनकी तो पूरी अर्थव्यवस्था ही सिंधु पर टिकी है। ये पाकिस्तान के लिए एक दुस्वप्न जैसा है। सोचिए, उनके हिस्से का करीब 80% पानी भारत से होकर गुजरने वाली इन्हीं नदियों से आता है। उनकी पूरी खेती? उनकी खेती, जो उनकी GDP का करीब 23% है, वो सीधे तौर पर खतरे में आ जाएगी। ये किसी भी सैन्य कार्रवाई से कहीं ज्यादा असरदार दबाव हो सकता है। सही बात है। लेकिन एक मिनट, मैंने पढ़ा था कि इस संधि में कोई एग्जिट क्लॉज यानी बाहर निकलने का रास्ता है ही नहीं, तो फिर भारत इसे निलंबित कैसे कर सकता है? यही तो इस कदम की सबसे बड़ी खूबी है। भारत ने संधि को खत्म नहीं किया है, बल्कि निलंबित किया है। अच्छा, ये एक ग्रे एरिया है। हाँ, भारत का तर्क है कि पाकिस्तान का आतंकवाद को बढ़ावा देना संधि की मूल भावना का उल्लंघन है और इसीलिए जब तक वो नहीं सुधरता, भारत भी अपने दायित्वों को निलंबित कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के साथ एक अहम दरवाजा बंद हो रहा है, तो वहीं चीन के साथ एक पुराना रास्ता फिर खुल रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा। हाँ, 4 साल बाद 2025 में फिर से शुरू होने जा रही है। और ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, इसका रणनीतिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये भारत, नेपाल और चीन तीनों की सीमाओं के पास होती है। बिल्कुल। ये सिर्फ भगवान शिव का निवास स्थान नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन और बोन धर्मों के लिए भी उतनी ही पवित्र जगह है। और इसके 3 रास्ते हैं ना, उत्तराखंड, सिक्किम और नेपाल से। हाँ, और जब भारतीय तीर्थयात्री इन इलाकों से गुजरते हैं तो ये इन संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की मौजूदगी और दावे को भी मजबूत करता है। मतलब ये सॉफ्ट पावर और बॉर्डर डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन मिश्रण है। एकदम से। डिप्लोमेसी के साथ साथ भारत अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है। एक तरफ यूरोपीय संघ के ऑपरेशन अटलांटा के साथ संयुक्त अभ्यास का प्रस्ताव है, तो दूसरी तरफ INS सूरत और अभ्यास आक्रमण जैसे परीक्षण भी हो रहे हैं। इन दोनों को एक साथ कैसे देखना चाहिए? देखिए, ऑपरेशन अटलांटा के साथ अभ्यास का मतलब है कि भारत पश्चिमी हिंद महासागर में एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार के रूप में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। अदन की खाड़ी और सोमालिया के पास वाला इलाका? हाँ, जहां दुनिया का बहुत बड़ा समुद्री व्यापार होता है और समुद्री डाकुओं का खतरा बना रहता है। और अपने देश में INS सूरत, उसकी क्या खासियत है? INS सूरत की असली ताकत इसकी दोहरी क्षमता है। एक तरफ ये 70 किलोमीटर दूर से आ रहे किसी भी हवाई हमले को हवा में ही मार गिरा सकता है, एक सुरक्षा कवच की तरह। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये खुद ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला कर सकता है। मतलब एक ही समय में ढाल भी है और तलवार भी। आपने बिल्कुल सही समझा। और ये अभ्यास आक्रमण नाम से ही काफी आक्रामक लगता है। आपका अंदाजा सही है। इस अभ्यास में राफेल जैसे विमानों ने रैम्पेज और रॉक्स जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया। ये वो हथियार हैं जो दुश्मन के इलाके में अंदर घुसकर हमला करने के लिए हैं। नहीं, बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसे बिना दूर से ही उसके बड़े ठिकानों को तबाह करने के लिए हैं। ये साफ तौर पर एक आक्रामक क्षमता का प्रदर्शन है। समझ गया। तो सैन्य ताकत के साथ साथ क्षेत्रीय समूहों में भी बड़ी हलचल है। बैंकॉक में बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन होने वाला है। हाँ, और इस बार भारत ने बिम्स्टेक को लेकर जो पहले किए हैं वो एक बड़ी तस्वीर की और इशारा करती हैं। जैसे कि बोधि पहल। हाँ, जिसके तहत हर साल 300 युवाओं को भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी। आपदा प्रबंधन और पारंपरिक चिकित्सा के लिए केंद्र बनाना, UPI को इस क्षेत्र से जोड़ना, ये सब क्या दिखाता है? कि भारत अब बिम्स्टेक को सिर्फ एक बातचीत का मंच नहीं, बल्कि एक असली इकोसिस्टम बनाना चाहता है, जहां पैसा, लोग और तकनीक
आसानी से एक दूसरे से जुड़ सकें। ये तो सार्क के मुकाबले एक वैकल्पिक भारत केंद्रित व्यवस्था बनाने की सीधी कोशिश लग रही है। बिल्कुल, एक ऐसा समूह जहां पाकिस्तान की वजह से कोई रुकावट ना हो और विकास तेजी से हो। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल है और भारत उस पुल का मुख्य स्तंभ बनना चाहता है। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जहां भारत बिम्स्टेक में इतनी ऊर्जा लगा रहा है, वहीं उसने सार्क वीजा छूट योजना को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए निलंबित कर दिया है। यह एक सोचा समझा कदम है। ये योजना कुछ खास लोगों जैसे जज, पत्रकार, खिलाड़ियों को बिना वीजा के आने जाने की सुविधा देती है। तो इसे निलंबित करके भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और आपसी संपर्क एक साथ नहीं चल सकते। हाँ, ये दिखाता है कि भारत के लिए अब सार्क की प्रासंगिकता लगभग खत्म हो गई है और उसका पूरा ध्यान बिम्स्टेक पर है। क्षेत्रीय समूहों से आगे बढ़कर अगर वैश्विक मंचों की बात करें, तो ब्रिक्स में भी भारत जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर सक्रिय दिख रहा है। ये बाकू टू बेलेम रोडमैप क्या है? ये जलवायु परिवर्तन की लड़ाई का सबसे बड़ा सवाल हल करने की कोशिश है। पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा, क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो रही है। हाँ, विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए हर साल खरबों डॉलर चाहिए। ये रोडमैप उसी पैसे को जुटाने का एक ढांचा है। और इसका लक्ष्य है 2035 तक सालाना 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाना। बिल्कुल, और इसकी खासियत ये है कि ये राजनीतिक भाषणबाजी से ज्यादा साक्ष्य आधारित मैपिंग पर जोर देता है। बदलते नियमों की बात करें तो आर्कटिक भी आजकल बहुत चर्चा में है। नॉर्थ वेस्ट पैसेज को लेकर कनाडा और अमेरिका में विवाद चल रहा है। हाँ, क्योंकि आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और वहां नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट पैसेज उन्हीं में से एक है और ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। कनाडा कहता है कि ये उसके आंतरिक जल क्षेत्र से गुजरता है, इसलिए इस पर उसका हक है। जबकि अमेरिका और दूसरे देश इसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग मानते हैं, ताकि सबको वहां से गुजरने की आज़ादी हो। ये सिर्फ एक रास्ते का विवाद नहीं, बल्कि आर्कटिक के खरबों डॉलर के प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की लड़ाई की शुरुआत है। तो ये एक पुराने नियम को नए क्षेत्र में लागू करने का विवाद है। जी, लेकिन यूरोप में तो देश एक पुराने नियम को पूरी तरह से छोड़ने की बात कर रहे हैं। ओटावा कन्वेंशन यानी लैंडमाइन पर प्रतिबंध। हाँ बिल्कुल। पोलैंड, फिनलैंड और बाल्टिक देश जो रूस के पड़ोसी हैं, अब इस संधि से हटने की बात कर रहे हैं। उनका तर्क है कि रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए उन्हें अपनी जमीन की रक्षा के लिए एक निवारक के तौर पर लैंडमाइन की जरूरत पड़ सकती है। सही। लेकिन क्या उनका तर्क गलत है? अगर आपके पड़ोस में एक आक्रामक देश हो, तो क्या अपनी रक्षा के लिए ऐसे हथियारों का विकल्प खुला रखना एक मजबूरी नहीं बन जाती? यही तो दुविधा है। भारत ने भी तो इसी वजह से इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। बिल्कुल, एक तरफ मानवीय सिद्धांत है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा की कठोर हकीकत। इन देशों का संधि से हटना दिखाता है कि वैश्विक सुरक्षा का माहौल कितना बदल गया है। जो नियम कभी पत्थर की लकीर लगते थे, वो अब युद्ध की आशंका में रेत की तरह बिखर रहे हैं। सही कहा आपने। और ये बदलाव व्यापार के क्षेत्र में भी साफ दिख रहा है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी आयातों पर 10% और भारतीय सामान पर 27% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। टैरिफ यानी आयात पर लगने वाला टैक्स। ये एक तरह का ट्रेड वॉर छेड़ने जैसा है। और इसका सीधा असर भारत के फार्मा, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा जैसे बड़े निर्यात क्षेत्रों पर पड़ेगा। हाँ, हमारे सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे और उनकी मांग घट जाएगी। टैरिफ के अलावा एक और चीज है नॉन टैरिफ बैरियर, जिसे खत्म करने की मांग अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने की है। ये क्या बोला है? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी क्लब में एंट्री फीस जो कि टैरिफ है, वो तो नहीं है, लेकिन दरवाजे पे एक गार्ड खड़ा है जो आपसे 50 अलग अलग तरह के दस्तावेज मांग रहा है। अच्छा। तकनीकी रूप से एंट्री फ्री है, पर असल में अंदर जाना लगभग नामुमकिन है। व्यापार में ये नॉन टैरिफ बैरियर ऐसे ही होते हैं: जटिल रजिस्ट्रेशन, सख्त क्वालिटी स्टैंडर्ड, लंबी चौड़ी शर्तें। मतलब ये टैक्स नहीं है, पर व्यापार को टैक्स से भी ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। बिल्कुल। और इसी व्यापारिक खींचतान के बीच अमेरिका ने अपनी स्पेशल 301 रिपोर्ट में भारत को फिर से प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया है। हाँ, ये रिपोर्ट देखती है कि दुनिया के देश अमेरिकी कंपनियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी IPR की कितनी रक्षा करते हैं। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह। जी, भारत को इस लिस्ट में रखने का मतलब है कि अमेरिका मानता है कि हमारे यहाँ पेटेंट कानून साफ नहीं है, नकली सामान और पायरेसी के खिलाफ कार्रवाई कमजोर है। ये एक तरह से भारत पर दबाव बनाने का तरीका है। बिल्कुल। और चूंकि हम इतनी देर से अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो अंत में ये समझना भी दिलचस्प होगा कि उनके उपराष्ट्रपति का पद असल में कितना शक्तिशाली होता है।
ये एक बहुत ही अनोखा पद है। उपराष्ट्रपति अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और राष्ट्रपति को कुछ हो जाने पर उनकी जगह लेता है। हाँ, लेकिन उसकी असली ताकत सीनेट में है। वो सीनेट का अध्यक्ष होता है और अगर किसी बिल पर वोट बराबर हो जाए तो उसका वोट ही तय करता है कि बिल पास होगा या नहीं। एकदम सही। तो कहने को नंबर 2, पर असल में बहुत प्रभावशाली पद है। आज की चर्चा से साफ है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां दशकों पुराने नियम, चाहे वो व्यापार के हों, सुरक्षा के हों या पानी के बंटवारे के, अब भरोसे के लायक नहीं रहे। ऐसा लगता है कि वैश्विक बहुपक्षवाद अब टूटकर ज्यादा लेन देन और मेरा हित पहले वाले संबंधों की ओर बढ़ रहा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस अनिश्चित और बदलते परिदृश्य में भारत जैसे देश के लिए अपने हितों को साधना और अपना रास्ता बनाना कितना चुनौतीपूर्ण हो। ऐसा लग रहा है मानो जो ग्लोबल रूल बुक थी उसके पन्ने या तो फाड़े जा रहे हैं या फिर उन्हें नए सिरे से लिखने की कोशिश हो रही है। और अप्रैल के घटनाक्रम ये दिखाते हैं कि भारत इस बदलाव के केंद्र में है, कभी एक चुनौती के तौर पर तो कभी एक नए लीडर के तौर पर। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं भारत के पश्चिमी बॉर्डर से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तनाव एक बार फिर बहुत बढ़ गया है। घुसपैठ का मुद्दा दशकों से है, लेकिन क्या इस बार कुछ अलग है? क्यों ये समस्या खत्म ही नहीं हो रही? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ कंटीली बाढ़ या मुश्किल पहाड़ी इलाके की नहीं है। अब तरीके बदल गए हैं। आतंकवादी एडवांस्ड इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे ट्रैक करना मुश्किल है। सर्दियों में बर्फबारी से जो फेंसिंग टूटती है, उसका फायदा उठाया जाता है। तो ये एक लगातार चलने वाली कैट एंड माउस गेम है। और सरकार इसके जवाब में क्या कर रही है? सरकार जवाब में CIBMS जैसी टेक्नोलॉजीज ला रही है। ये एक तरह का स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम है जिसमें थर्मल कैमरा और रडार लगे हैं जो इंसानी निगरानी के गैप्स को भरते हैं। और ये सब हो रहा है नियंत्रण रेखा यानी LOC के आसपास, जो अपने आप में एक अजीब सी जगह है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। LOC एक डी फैक्टो मिलिट्री बाउंड्री है, यानी वो रेखा जहां 1971 की लड़ाई के बाद दोनों देशों की सेनाएं खड़ी थीं। अच्छा। इसे 1972 के शिमला समझौते में औपचारिक रूप दिया गया था। तो कानूनी तौर पर ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है, लेकिन हकीकत में ये दुनिया के सबसे तनावपूर्ण सैन्यकृत जोन्स में से एक है। तो ये डी फैक्टो और डी जूरे के बीच का जो फर्क है, वही इस पूरे विवाद की जड़ है। बिल्कुल। इसी तनाव के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने सोचा नहीं था। सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी को निलंबित कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। सोचिए, 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से ये संधि हुई थी। हाँ। उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच 3 बड़ी लड़ाइयां हुई, कारगिल हुआ, संसद पर हमला हुआ, लेकिन ये संधि कभी नहीं टूटी। कभी नहीं। इससे सस्पेंड करने का फैसला दिखाता है कि भारत अब सिर्फ सैन्य जवाब तक सीमित नहीं रहना चाहता। लेकिन क्या इसका कोई उल्टा असर भी हो सकता है? क्या हम एक ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं जहां कल को कोई दूसरा देश जैसे चीन हमारी नदियों के साथ ऐसा ही कर सकता है? ब्रह्मपुत्र पर वो पहले से ही काफी कुछ कर रहे हैं। ये इस कदम का सबसे बड़ा खतरा है और यकीनन दिल्ली में इस पर सोचा गया होगा। देखिए, ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। भारत ये संकेत दे रहा है कि अगर उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर लगातार नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए हमला होता है तो वो उन सभी समझौतों पर पुनर्विचार कर सकता है जो सामान्य परिस्थितियों के लिए बने थे। तो ये हाइड्रोपॉलिटिक्स का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल, जहां पानी को दबाव बनाने के एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दिखाता है कि भारत अब अपने प्राकृतिक संसाधनों को भी अपनी विदेश नीति का एक मजबूत हथियार मान रहा है। तो एक तरफ पाकिस्तान के साथ रिश्ते इतने बिगड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत अपने दूसरे पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने में लगा है। खासकर बिम्स्टेक की काफी चर्चा हो रही है। हाँ, और ये कोई संयोग नहीं है। जैसे जैसे सार्क, जिसमें पाकिस्तान एक बड़ा रोड़ा था, अप्रासंगिक होता गया, भारत ने अपनी ऊर्जा बिम्स्टेक में लगानी शुरू कर दी। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का समूह है और ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जोड़ने वाला एक शानदार पुल है। इस साल बैंकॉक में इसका 6वां शिखर सम्मेलन होना है। और इस बार भारत सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा बल्कि कई बड़ी पहले भी कर रहा है। जैसे ये बोधि इनिशिएटिव क्या है? बोधि इनिशिएटिव, हाँ, ये एक तरह से भारत की तरफ से इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा ह्यूमन रिसोर्स का तोहफा है। इसका पूरा नाम है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर।
मतलब भारत अपने टॉप संस्थानों में हर साल बिम्स्टेक देशों के 300 युवाओं को ट्रेनिंग देगा। इसके अलावा भारत ने अपने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को इस क्षेत्र से जोड़ने, आपदा प्रबंधन पर एक सेंटर बनाने और एनर्जी सहयोग के लिए बेंगलुरु में एक सेंटर चलाने का प्रस्ताव भी दिया है। तो ये एक तरह से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब है, लेकिन पैसे और इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय नॉलेज और कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए। काफी हद तक ये रीजनल पब्लिक गुड्स मुहैया कराने की रणनीति है। भारत कह रहा है कि हम आपको कर्ज के जाल में नहीं फंसाएंगे, बल्कि हम आपकी क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। ये बिना धौंस दिखाए नेतृत्व करने का एक तरीका है जो सॉफ्ट पावर का बेहतरीन इस्तेमाल है। जब सार्क में भारत पाकिस्तान के तनाव की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा, तब बिम्स्टेक एक उम्मीद की तरह उभरा है। इसी सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी से जुड़ा एक और दिलचस्प डेवलपमेंट है कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना। एक तरफ चीन के साथ सीमा पर इतना तनाव है और दूसरी तरफ ये धार्मिक यात्रा शुरू हो रही है। ये कैसे हो रहा है? और यही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की खूबसूरती है। तनाव के बीच भी संवाद और संपर्क के रास्ते खुले रखे जाते हैं। ये यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये कल्चरल डिप्लोमेसी का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हजारों भारतीय नागरिक चीन प्रशासित तिब्बत में जाते हैं, तो ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ावा देता है। और ये भारत चीन के जटिल संबंधों में एक सकारात्मक पहलू जोड़ता है। बिल्कुल। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे से गुजरने वाले ये रास्ते सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी हैं। चलिए जमीन से अब समुंदर की ओर चलते हैं, क्योंकि लड़ाई का मैदान अब सिर्फ सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। खबर है कि यूरोपियन यूनियन के ऑपरेशन अटलांटा ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा है। ये ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन अटलांटा, हाँ, ये ईयू का हिंद महासागर में सबसे पुराना और सफल समुद्री सुरक्षा मिशन है। इसे 2008 में सोमालिया के पास समुद्री डाकुओं से निपटने के लिए शुरू किया गया था। इसका मुख्य काम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जहाज़ों को सुरक्षा देना था, जो सोमालिया में मदद पहुंचाते थे। अब इसका दायरा बढ़ गया है और ये पश्चिमी हिंद महासागर में एक बड़ी सुरक्षा शक्ति है। तो उनका भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास करना क्यों महत्वपूर्ण है? भारत के लिए इसका क्या मतलब है? ये इस बात की पुष्टि करता है कि दुनिया अब भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखती है। अच्छा, यानी एक ऐसा देश जो न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान दे रहा है। ये मल्टीलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां भारत और यूरोप जैसी शक्तियां मिलकर मैरिटाइम कॉमन्स यानी साझा समुद्री विरासत की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो हुई बाहरी सहयोग की बात। भारत अपनी खुद की सैन्य ताकत को भी काफी तेजी से बढ़ा रहा है। आईएनएस सूरत और अभ्यास आक्रमण की खबरें आई, ये क्या है? आईएनएस सूरत भारत के प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है। आसान शब्दों में कहें तो ये अगली पीढ़ी के जंगी जहाज हैं, जो दुश्मन के रडार से आसानी से छुपे रह सकते हैं, यानी स्टेल्थ तकनीक से लैस हैं। इन पर ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें और MRSAM जैसी एयर डिफेंस मिसाइलें लगी हैं। और अभ्यास आक्रमण? वो वायुसेना का एक बड़ा अभ्यास था, जिसमें राफेल विमानों ने मीटियोर और रैम्पेज जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया। तो क्या ये सिर्फ एक रूटीन सैन्य अभ्यास है या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक संकेत है? ये सिर्फ रूटीन नहीं है, ये डिटरेंस यानी निवारक क्षमता का प्रदर्शन है। जब आप अपनी सबसे आधुनिक मिसाइलों का सार्वजनिक रूप से परीक्षण करते हैं, तो आप अपने विरोधियों को एक साफ संदेश भेज रहे होते हैं। ये दिखाता है कि भारत की पावर प्रोजेक्शन की क्षमता बढ़ रही है, यानी वो अपने किनारों से दूर भी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। ये इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करता है। निश्चित रूप से। और ये शक्ति संतुलन सिर्फ हिंद महासागर या हिमालय तक सीमित नहीं है। अब तो आर्कटिक जैसे दूर दराज के इलाके भी जियोपॉलिटिक्स का अखाड़ा बन गए हैं। ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज का क्या विवाद है? आर्कटिक का पिघलना सिर्फ एक पर्यावरण से जुड़ा संकट नहीं है, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल मुद्दा बनने वाला है। नॉर्थ वेस्ट पैसेज एक समुद्री रास्ता है जो कनाडा की द्वीपों के बीच से होकर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, ये रास्ता जहाजों के लिए खुल रहा है। तो इसमें विवाद क्या है? रास्ता खुल रहा है तो अच्छी बात है। इजाजत के बिना कोई नहीं गुजर सकता। वहीं अमेरिका और दूसरे देश कहते हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय जलडमरू मध्य है, मतलब इंटरनेशनल स्ट्रेट, जहां सभी देशों को गुजरने की आज़ादी होनी चाहिए,
ठीक वैसे ही जैसे मलक्का स्ट्रेट में है। तो ये असल में संसाधनों और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण की लड़ाई है। बिल्कुल, भविष्य के रणनीतिक चोक पॉइंट्स पर नियंत्रण की लड़ाई। तो हम देख रहे हैं कि पुराने समझौते तोड़े जा रहे हैं और नए इलाकों में नए विवाद खड़े हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ ओटावा कन्वेंशन के साथ भी हो रहा है, जो लैंडमाइंस पर रोक लगाता है। हाँ, और ये सिक्योरिटी डायलेमा का एक टेक्स्ट बुक केस है। 1997 की ओटावा कन्वेंशन एक बड़ी मानवीय जीत थी, जिसने एंटी पर्सोनल लैंडमाइंस पर रोक लगा दी। भारत, अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े देश इसके सदस्य नहीं हैं, लेकिन अब पोलैंड, फिनलैंड जैसे यूरोपीय देश जो इसके सदस्य हैं, रूस के खतरे को देखते हुए इससे हटने की बात कर रहे हैं। उनका तर्क है कि उन्हें अपनी सीमा की रक्षा के लिए लैंडमाइंस की जरूरत है, एक निवारक के तौर पर। सही। और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों के बीच सीधा टकराव दिखता है। ये दिखाता है कि जब किसी देश को अपनी सुरक्षा पर सीधा खतरा महसूस होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संधियां और आदर्श कमजोर पड़ने लगते हैं। और ये टकराव सिर्फ सैन्य क्षेत्र में नहीं है, आर्थिक क्षेत्र में भी नियम तोड़े जा रहे हैं। अमेरिका में जो नई टैरिफ नीति का प्रस्ताव है, वो तो सीधे सीधे संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म लगता है। ये संरक्षणवाद ही है, और अब इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। प्रस्ताव है कि सभी आयातों पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लगे और भारत जैसे देशों से आने वाले सामान पर 27% तक का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाए। मतलब जितना टैरिफ वो अमेरिकी सामान पर लगाते हैं, उतना ही अमेरिका उन पर लगाएगा। जी हाँ, ये इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट का एक बहुत आक्रामक रूप है, जहां व्यापार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है, गैर टैरिफ बाधाएं यानी नॉन टैरिफ बैरियर्स तो और भी ज्यादा परेशान करती होंगी। बिल्कुल, क्योंकि वो ज्यादा जटिल और छिपी हुई होती हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट के लिए बहुत मुश्किल स्टैंडर्ड बना देना, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बहुत लंबा और जटिल कर देना। ये सब सटल प्रोटेक्शनिज्म के तरीके हैं जो WTO के निष्पक्ष व्यापार के नियमों की भावना के खिलाफ जाते हैं। इसी व्यापार और नियमों की लड़ाई से जुड़ा एक और मामला है अमेरिका की स्पेशल 301 रिपोर्ट, जिसमें भारत को फिर से प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया गया है। ये क्या भला है? ये अमेरिका की एक तरफा प्रक्रिया है। उनका ट्रेड डिपार्टमेंट हर साल एक रिपोर्ट निकालता है और दुनिया भर के देशों को इस आधार पर रैंक करता है कि वो अमेरिकी कंपनियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी पेटेंट और कॉपीराइट की कितनी अच्छी तरह रक्षा करते हैं। और भारत को लेकर उनकी क्या शिकायतें हैं? शिकायतें पुरानी हैं, जैसे हमारे पेटेंट कानून की कुछ धाराएं, दवाइयों की कीमतें और पायरेसी पर कमजोर कार्रवाई। लेकिन ये तो अमेरिका का अपना आकलन है, कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून तो नहीं है। यही इसका सबसे विवादित पहलू है। ये अमेरिका के यूनिलैटरलिज्म का प्रतीक है, जहां वो खुद ही जज, जूरी और जल्लाद बन जाता है। ये विकसित और विकासशील देशों के बीच बौद्धिक संपदा को लेकर चल रहे गहरे मतभेद को भी दिखाता है, जहां एक तरफ इनोवेशन पर मुनाफे की बात है, तो दूसरी तरफ पब्लिक हेल्थ और टेक्नोलॉजी तक पहुंच का सवाल है। तो अगर हम इन सब घटनाओं को जोड़कर देखें, तो अप्रैल का महीना 3 बड़े ट्रेंड्स की ओर इशारा कर रहा है। पहला, टकराव के तरीके और मैदान दोनों बदल रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर से लेकर हाइड्रोपॉलिटिक्स और आर्कटिक तक। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियां जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था का आधार थीं, अब गंभीर दबाव में हैं और उनकी नई नई व्याख्याएं हो रही हैं। और तीसरा, भारत इस बदलती दुनिया में अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित कर रहा है, कहीं सैन्य ताकत के जरिए तो कहीं सॉफ्ट पावर और क्षेत्रीय नेतृत्व के जरिए। बिल्कुल। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब दुनिया की रूल बुक को फिर से लिखा जा रहा है और आर्थिक, कानूनी और तकनीकी साधनों को हथियार बनाया जा रहा है, तो भारत जैसी एक उभरती हुई शक्ति को सुरक्षा की अपनी परिभाषा को कितना व्यापक बनाना होगा ताकि वो 21वीं सदी की नई चुनौतियों का सामना कर सके। तो चलिए जून महीने के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के करंट अफेयर्स पर एक गहरी नजर डालते हैं। पिछले महीने दुनिया भर में जो कुछ हुआ वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच लेजर हथियारों और अदृश्य बॉम्बर्स की लड़ाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ यूक्रेन का ऐसा ड्रोन हमला हुआ जिसने रूस को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया है। और इन सब के बीच पुरानी संधियां और नियमों वो भी टूट रहे हैं। तो आज हम इन्हीं घटनाओं की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे आंखों के सामने ही जंग और कूटनीति के नियम दोबारा लिखे जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत पश्चिम एशिया से होती है, जहां
टेक्नोलॉजी ने पूरे संघर्ष का चेहरा ही बदल कर रख दिया है। तो वहीं से शुरू करते हैं। ईरान ने इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया। सुनने में तो ये बस एक और जवाबी हमला लगता है, लेकिन खबरों के मुताबिक इसमें कुछ खास था। वो क्या था? खास था इसका तरीका, जिसे ईरान ने न्यू मेथड कहा है। ये सिर्फ मिसाइलें दागना नहीं था, ये एक सोचा समझा हमला था जिसमें अलग अलग तरह की मिसाइलें, बैलिस्टिक, क्रूज और ड्रोन्स सब एक साथ एक ही समय पर छोड़ी गईं। इसका मकसद था इजराइल के मशहूर आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देना। एकदम सही, कंफ्यूज करना। आप इसे एक तरह का साइबर अटैक समझिए जो मिसाइलों से किया गया। मतलब ये कि एक ही बार में इतनी सारी अलग अलग चीजें आपकी तरफ आ रही हैं कि आपका डिफेंस सिस्टम समझ ही नहीं पाता कि किसे पहले रोकें। बिल्कुल। और यहीं पर असममित युद्ध यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर का असली मतलब समझ आता है। जरूरी नहीं कि आपके पास ज्यादा महंगे या बेहतर हथियार हों। अगर आप टेक्नोलॉजी का चालाकी से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने से कई ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये दिखाता है कि आज की लड़ाई में दिमाग ताकत से ज्यादा जरूरी हो गया। और इस दिमागी खेल का जवाब भी फिर उसी अंदाज में आया। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया। इसमें B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ। इन बॉम्बर्स की क्या खासियत है? B-2 बॉम्बर की खासियत यह है कि ये लगभग अदृश्य होकर दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है और ऐसे बॉम्ब गिरा सकता है जो जमीन के बहुत नीचे बने बंकरों को भी तबाह कर दें। ईरान के फोर्डो और नतांज जैसे परमाणु ठिकाने पहाड़ों के नीचे गहरी सुरंगों में बने हैं। अच्छा। उन तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे ही किसी खास हथियार की जरूरत पड़ेगी। यह ऑपरेशन सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला नहीं था, बल्कि अमेरिका का दुनिया को यह दिखाने का तरीका था कि उसकी पहुंच और टेक्नोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफ ये हाईटेक लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ इजराइल की एक पुरानी थोड़ी रहस्यमयी परमाणु नीति सैमसन ऑप्शन वो फिर से चर्चा में आ गई। ये क्या है? सैमसन ऑप्शन इजराइल की अगर हम डूबे तो सबको ले डूबेंगे वाली नीति है। जी। इसका मतलब है कि अगर इजराइल को कभी लगा कि उसका अस्तित्व ही खतरे में है तो वो अपने दुश्मनों पर विनाशकारी परमाणु हमला कर सकता है। इसकी सबसे दिलचस्प बात है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी यानी रणनीतिक अस्पष्टता। इजराइल ने आज तक कभी खुलकर नहीं माना कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन वो ये इशारा देता रहता है कि वो हैं। यही अनिश्चितता दुश्मन को कोई भी बड़ा कदम उठाने से रोकती है। तो एक तरफ इजराइल अपने परमाणु क्षमता को छिपाकर इस्तेमाल कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT से ही बाहर निकलने की धमकी दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका क्या असर पड़ेगा? इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। NPT वो वैश्विक समझौता है जो 1970 से परमाणु हथियारों को फैलने से रोक रहा है। हालांकि भारत, पाकिस्तान और इजराइल जैसे देश इसके सदस्य नहीं है, फिर भी एक तरह का ग्लोबल नॉर्म है। सही बात है। अगर ईरान इससे बाहर निकलता है तो ये एक संकेत होगा कि अब देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे पश्चिम एशिया में हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो सकती है जो बहुत खतरनाक होगी। और इसी तनाव के बीच ईरान ने पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की भी धमकी दी है। ये ठिकाने कहाँ-कहाँ हैं, ये जानना भी जरूरी होगा। हाँ बिल्कुल, परीक्षा के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहरीन में US नेवी की 5th फ्लीट का मुख्यालय है। कतर का अल उद्दीद एयरबेस है जो US सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। इसके अलावा कुवैत, UAE, इराक, सऊदी अरब और जॉर्डन में भी महत्वपूर्ण अमेरिकी बेस हैं। ओके। और इसी तनाव के माहौल में भारत ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु भी चलाया। ये भारत की विदेश नीति के बारे में क्या बताता है? ये भारत की पीपल फर्स्ट विदेश नीति को दिखाता है। चाहे यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा हो या सूडान में ऑपरेशन कावेरी, भारत ने हमेशा दिखाया है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। ये सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक पहुंच और संकट प्रबंधन क्षमता का प्रतीक है। अब पश्चिम एशिया की इस कहानी में एक और पहलू है टेक्नोलॉजी का। हाँ। हमने ईरान के मिसाइल अटैक की बात की, लेकिन इजराइल ने भी अपनी नई लेजर बीम डिफेंस सिस्टम मेगन का पहली बार इस्तेमाल किया है। ये आयरन डोम से कैसे अलग है? ये एक गेम चेंजर हो सकता है। आयरन डोम मिसाइलें दागकर ड्रोन या रॉकेट को नष्ट करता है, जिसमें हर मिसाइल पर लगभग $50,000 का खर्च आता है। वहीं मेगन लेजर बीम का इस्तेमाल करता है। इसका हर शॉट सिर्फ $5 का पड़ता है। सिर्फ $5? ये तो अविश्वसनीय रूप से सस्ता है। हाँ, और ये प्रकाश की गति से हमला करता है।
मतलब इससे बचना लगभग नामुमकिन है। अगर ये इतना सस्ता और असरदार है, तो क्या भविष्य में आयरन डोम जैसे महंगे सिस्टम्स की जरूरत खत्म हो जाएगी? पूरी तरह से खत्म तो नहीं होगी, क्योंकि लेजर खराब मौसम में जैसे घने बादलों या धूल भरी आंधी में ठीक से काम नहीं करती। अच्छा। लेकिन ये निश्चित रूप से रक्षा समीकरण को बदल देगा। भविष्य में शायद दोनों टेक्नोलॉजी एक साथ काम करें, सस्ते ड्रोन्स और रॉकेट्स के लिए लेजर और बड़ी सोफिस्टिकेटेड मिसाइलों के लिए आयरन डोम। तो पश्चिम एशिया में तकनीक युद्ध के मैदान को बदल रही है। अब यूरोप की तरफ देखते हैं, जहां यूक्रेन रूस युद्ध में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम से एक बड़ा ड्रोन हमला किया। इसकी क्या खासियत थी? इसकी खासियत थी इसकी प्लानिंग और सटीकता। ये कोई आम ड्रोन हमला नहीं था। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने इसे प्लान करने में 18 महीने लगाए। उन्होंने ट्रोजन हॉर्स रणनीति अपनाई। ट्रोजन हॉर्स? हाँ, ड्रोन्स को ट्रकों में लकड़ी के शेड में छिपाकर रूस के एयरबेस के पास ले जाया गया और फिर रिमोट से लॉन्च किया गया। उन्होंने रूस के सबसे कीमती स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स TU-95 और TU-160 को निशाना बनाया। ये तो किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसा लगता है। इसका रणनीतिक महत्व क्या है? इसका मतलब है कि यूक्रेन अब सिर्फ अपने इलाके की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि रूस के अंदर घुसकर गहरे हमले करने की क्षमता रखता है। और ये शांति वार्ता से पहले यूक्रेन की बार्गेनिंग पावर को मजबूत करता है। और ये रूस को एक संदेश है कि युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर नहीं लड़ा जाएगा। तो एक तरफ यूक्रेन दिखा रहा है कि कैसे कम बजट में एक आधुनिक युद्ध लड़ा जा सकता है, और दूसरी तरफ इसके जवाब में नेटो अपने रक्षा खर्च को GDP के 5% तक बढ़ाने का लक्ष्य बना रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये 2014 के 2% के लक्ष्य से 2.5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि नेटो देश अब रूस के खतरे को बहुत बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। और इस 5% में सिर्फ हथियार और सेना पर खर्च नहीं होगा। इसमें 1.5% व्यापक सुरक्षा पर खर्च किया जाएगा। व्यापक सुरक्षा मतलब? मतलब जैसे साइबर डिफेंस, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा। ये दिखाता है कि नेटो समझ चुका है कि आज का युद्ध सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि साइबर स्पेस और इकोनॉमी में भी लड़ा जाता है। यहाँ भी वही पैटर्न दिख रहा है। युद्ध के बदलते तरीकों के जवाब में पुरानी संस्थाएं और नियम बदल रहे हैं। ऐसा ही कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच भी हो रहा है, जहाँ 60 साल पुरानी सिंधु जल संधि पर तनाव बढ़ रहा है। मामला क्या है? मामला किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ा है। पाकिस्तान इन परियोजनाओं को लेकर एक मध्यस्थता न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया। उस कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसे भारत ने खारिज कर दिया है। भारत का तर्क यह है कि सिंधु जल संधि 1960 के तहत ऐसा कोई भी न्यायालय दोनों देशों की सहमति के बिना नहीं बनाया जा सकता। तो ये सिर्फ पानी का विवाद नहीं है, बल्कि इस बात का भी विवाद है कि विवाद को सुलझाया कैसे जाए। बिल्कुल, ये एक कानूनी और प्रक्रियात्मक लड़ाई है। किशनगंगा और रातले परियोजनाएं भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ये मामला दिखाता है कि कैसे दो देश एक ही संधि की अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के साथ पुराने विवाद हैं, तो दूसरी तरफ भारत दुनिया भर में नए रक्षा संबंध बना रहा है। हमने मंगोलिया, UK और फ्रांस के साथ अलग अलग सैन्य अभ्यासों के बारे में सुना। नोमैडिक एलिफेंट, पैसेक्स और शक्ति। इन तीनों को एक साथ देखें तो भारत की क्या रणनीति नजर आती है? अगर आप इन तीनों को जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का फोकस आतंकवाद और पहाड़ी लड़ाई पर है। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और मध्य एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी के साथ अरब सागर में पासेक्स अभ्यास हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा और भारत के सागर विजन को मजबूत करता है। और फ्रांस का साथ शक्ति अभ्यास जो सब कन्वेंशनल वॉरफेयर पर केंद्रित है, वो इंडो पैसिफिक में दोनों देशों के गहरे होते रणनीतिक सहयोग का प्रतीक है। सब कन्वेंशनल वॉरफेयर का क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसी लड़ाई जो पारंपरिक सेनाओं के बीच नहीं होती, बल्कि आतंकवाद, गिरिला टैक्टिक्स और घुसपैठ जैसे तरीकों से लड़ी जाती है। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में अक्सर ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो संक्षेप में भारत एक ही समय में जमीन पर, समुद्र में और अलग अलग तरह के युद्ध परिदृश्यों के लिए अपनी क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। इन बढ़ते वैश्विक संबंधों के बीच अमेरिका ने भारत के लिए एक लेवल 2 यात्रा सलाह जारी की है, जिसमें अपराध और आतंकवाद को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने को कहा गया है। इसका भारत की छवि पर क्या असर पड़ सकता है? इसका निश्चित रूप से भारत की एक सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में वैश्विक छवि पर असर पड़ सकता है। लेवल 2 का मतलब है एक्सरसाइज इंक्रीज्ड कॉशन।
लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर और भारत-पाकिस्तान सीमा के लिए लेवल 4 डू नॉट ट्रैवल की सलाह भी शामिल है, जो सबसे गंभीर स्तर है। यह सलाह भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती है, खासकर जब भारत खुद को एक बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इसी वैश्विक छवि से जुड़ा एक और घटनाक्रम है। भारतीय प्रधानमंत्री को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस III से सम्मानित किया गया। यह क्या दर्शाता है? यह सम्मान भारत की बढ़ती कूटनीतिक पहुंच को दर्शाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भारत पारंपरिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं रहा है। साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश है। यह सम्मान दिखाता है कि भारत और साइप्रस के बीच द्विपक्षीय संबंध गहरे हो रहे हैं और भारत अब यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में अपनी भूमिका देख रहा है। आखिर में अफ्रीका की ओर चलते हैं। विश्व बैंक ने कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में इंगा 3 जल विद्युत परियोजना के लिए बड़ी फंडिंग को मंजूरी दी है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी आलोचना भी हो रही है। क्यों? इंगा 3 कॉन्गो नदी पर बन रहा है और जब यह पूरा होगा तो ग्रैंड इंगा कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स बन सकता है। अच्छा। इसकी क्षमता चीन के 3 गॉर्जेस डैम से भी ज्यादा होगी। आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि आलोचकों का मानना है कि इस विशाल परियोजना का लाभ कॉन्गो की आम जनता को नहीं मिलेगा। तो फिर इसका फायदा किसे मिलेगा? आलोचकों का कहना है कि इसका असली फायदा देश के खनन उद्योगों और निर्यात बाजारों को मिलेगा, जो सस्ती बिजली का उपयोग करेंगे। ये विकास से जुड़ी एक क्लासिक बहस है। लेकिन क्या ये तर्क सही नहीं है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ही देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, भले इसका सीधा फायदा तुरंत हर नागरिक तक ना पहुंचे? ये तर्क बिल्कुल सही है और यही इस बहस का दूसरा पक्ष है। समर्थक कहते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट से ही देश में निवेश आता है, रोजगार पैदा होते हैं और लंबी अवधि में पूरे देश का विकास होता है। विश्व बैंक जैसी संस्थाएं इसी तर्क के आधार पर फंडिंग देती हैं। इंगा 3 परियोजना इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे विकास के रास्ते में आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय के बीच असंतुलन बनाना दुनिया भर में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभरता है। एक तरफ ड्रोन, लेजर और साइबर हमलों जैसी नई टेक्नोलॉजी पारंपरिक युद्ध के नियमों को तोड़ रही हैं, और दूसरी तरफ NPT और सिंधु जल संधि जैसी दशकों पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और नियम भी दबाव में हैं। सही बात है। और उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब युद्ध लड़ने के हथियार और देशों के बीच आपसी व्यवहार के नियम दोनों एक साथ और इतनी तेजी से बदल रहे हों, तो वैश्विक व्यवस्था खुद को इस नई हकीकत के लिए कैसे तैयार करेगी? तो चलिए जुलाई महीने के इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। इस महीने जो दस्तावेज हमारे पास हैं उनमें ब्रिक्स का विस्तार है, अमेरिका के कुछ चौंकाने वाले फैसले हैं, रूस का एक बड़ा कदम भी है। इन सबको एक साथ देखने पर एक बड़ी तस्वीर उभरती है कि दुनिया में शक्ति का संतुलन बहुत तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ अलग अलग खबरें नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं जो दिखाती हैं कि दुनिया एक यूनिपोलर व्यवस्था से, आप कह सकती हैं, एक मल्टीपोलर व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। और इस बड़ी खींचतान के बीच भारत जैसे देश अपनी जगह कैसे बना रहे हैं, ये देखना सबसे दिलचस्प है। सही बात है। तो शुरुआत करते हैं उस गुट से जो खुद को ग्लोबल साउथ या विकासशील देशों की आवाज कहता है, ब्रिक्स। जी, हाल ही में ब्राजील में इसकी 17वीं शिखर सम्मेलन हुई। तो इसमें क्या खास हुआ इस बार? देखिए, इस बार 2 बड़ी बातें हुई। पहली तो ये कि इंडोनेशिया को समूह के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अच्छा। और दूसरी, रियो डी जनेरो का डिक्लेरेशन को अपनाया गया, जो इस समूह की भविष्य की दिशा तय करता है। रियो डिक्लेरेशन, जी, ये सुनने में काफी भारी भरकम लगता है। अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो इसका सार क्या है? इसका सबसे बड़ा सार है बदलाव की मांग। ये घोषणा पत्र साफ तौर पर कहता है कि दुनिया को चलाने वाली जो पुरानी संस्थाएं हैं, जैसे UNSC, सुरक्षा परिषद, UNSC, IMF और WTO, ये अब आज की सच्चाई से मेल नहीं खाती। एक मिनट, जब हम कहते हैं कि UNSC या IMF में सुधार की जरूरत है, तो इसका असल में मतलब क्या है? हम क्या बदलना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सीधा मतलब है कि इन संस्थाओं में ताकत का जो बंटवारा है वो अब न्यायपूर्ण नहीं रहा। जैसे UNSC में आज भी सिर्फ 5 देशों के पास वीटो पावर है, मतलब किसी भी प्रस्ताव को अकेले रोकने की ताकत। इसमें भारत, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका का कोई भी देश स्थायी सदस्य नहीं है। तो सुधार का मतलब है कि भारत जैसी नई ताकतों को स्थायी सीट मिले।
बिल्कुल, ताकि फैसले ज्यादा लोकतांत्रिक हों, सबकी भागीदारी से हों, ब्रिक्स यही मांग कर रहा है। लेकिन एक चिंता ये भी तो है कि ब्रिक्स में चीन का दबदबा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्लोबल साउथ की आवाज के नाम पर चीन अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहा हो? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और ब्रिक्स की सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। चीन समूह का सबसे शक्तिशाली सदस्य है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी हैं और अब इंडोनेशिया का शामिल होना इसी संतुलन को और मजबूत करता है। अच्छा, ये पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो इसमें आया है। जी, ये सभी देश चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ अमेरिका या चीन का ही बोलबाला ना हो। तो हाँ, अंदरूनी मतभेद हैं, लेकिन एक साझा लक्ष्य भी है। ठीक है, तो एक तरफ ब्रिक्स विस्तार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका वो कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जो इन वैश्विक संस्थाओं पर ही सवाल खड़े करते हैं। जी हाँ, और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है अमेरिका का यूनेस्को से हटने का फैसला। वो भी सिर्फ 2 साल बाद दोबारा शामिल होने के। बिल्कुल, यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक एजेंसी है। अमेरिका ने इसका कारण तो इजराइल के प्रति भेदभाव बताया है, लेकिन क्या ये सिर्फ इजराइल का मुद्दा है या इसके पीछे कोई बड़ा पैटर्न है? इसे एक बड़े पैटर्न में देखना बहुत जरूरी है। तात्कालिक कारण बेशक फिलिस्तीन को मान्यता देना हो, लेकिन इसका बड़ा पैटर्न है अमेरिका का मल्टीलैटरलिज्म पर घटता भरोसा। मतलब ये सोच कि अगर कोई वैश्विक संस्था हमारे हिसाब से नहीं चलेगी तो हम उसे छोड़ देंगे। और इसी से जोड़ते देखें तो भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा भी कर दी गई। हाँ, और इसके 2 कारण बताए गए हैं। पहला, भारत में व्यापारिक बाधाएं बहुत ज्यादा हैं, और दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है रूस के साथ भारत के ऊर्जा और रक्षा संबंध। मतलब ये सीधे तौर पर व्यापार को भू राजनीति से जोड़ने की कोशिश है। एग्जैक्टली, ये टैरिफ्स अमेरिका के प्रस्तावित रशिया सैंक्शंस एक्ट 2025 से भी जुड़ा है। तो ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति के लिए एक सीधी चुनौती है। ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, रणनीतिक स्वायत्ता। इसका असल में मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है अपनी विदेश नीति के फैसले अपनी जरूरतों के हिसाब से लेना, बिना किसी बड़े देश के दबाव में आए। अमेरिका टैरिफ लगाकर कह रहा है कि अगर आप हमारे दोस्त हैं तो आपको हमारे दुश्मन के साथ रिश्ते कम करने होंगे। जबकि भारत का कहना है कि रूस के साथ हमारे संबंध अपनी जगह हैं और आपके साथ अपनी जगह। सही बात। और इस टैरिफ का असर हमारे कपड़ा, फार्मा और इंजीनियरिंग जैसे उद्योगों पर पड़ सकता है। ये वाकई एक मुश्किल स्थिति है, लेकिन इस तनाव के बीच एक अच्छी खबर भी है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग सुधरी है। हाँ, भारतीय पासपोर्ट 8 पायदानों पर चढ़कर 77वें स्थान पर आ गया है। अब 59 देशों में हमें वीजा मुक्त प्रवेश मिल सकता है। तो पासपोर्ट की रैंकिंग सुधरने का मतलब सिर्फ ये तो नहीं है कि हम ज्यादा देशों में घूम सकते हैं। इसका असल मतलब क्या है? इसका असल मतलब है भरोसा। ये दुनिया का भारत पर बढ़ता भरोसा दिखाता है। जब आपका पासपोर्ट मजबूत होता है तो दुनिया आपको सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक जिम्मेदार भागीदार समझती है। ये भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर का एक सीधा थर्मोमीटर है। अच्छा, अब एक ऐसी खबर पर आते हैं जिसने शायद दुनिया भर के डिप्लोमैट्स को चौंका दिया है। रूस ने एक ऐसा कदम उठाया है जो अफगानिस्तान के भविष्य को बदल सकता है। आप तालिबान को आधिकारिक मान्यता देने की बात कर रही हैं? जी। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद रूस ऐसा करने वाला पहला बड़ा देश बन गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके पीछे रूस की क्या सोच है? देखिए, इसके पीछे रूस के कई रणनीतिक हित हैं। पहला, स्थिरता। रूस नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की अस्थिरता मध्य एशिया के देशों तक फैले। उसे डर है कि आईएसआई जैसे आतंकी गुट वहां पैर जमा सकते हैं। उसे लगता है कि तालिबान से बात करके ही इसे रोका जा सकता है। और दूसरा है, ये पश्चिमी देशों की तालिबान को अलग थलग करने की नीति को सीधी चुनौती है। ये तो रूस का नजरिया हुआ, लेकिन भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? हमारा स्टैंड तो हमेशा एक लोकतांत्रिक सरकार का रहा है। बिल्कुल, ये भारत को एक बहुत ही असहज स्थिति में डालता है। भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है, संसद से लेकर सड़कों तक। सही बात है। रूस के इस कदम के बाद भारत पर भी अपना स्टैंड साफ करने का दबाव बढ़ेगा। हमें तय करना होगा कि हम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए तालिबान से किस हद तक और किन शर्तों पर बात करें, वो भी बिना अपने लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता किए। जी, ये एक बहुत ही बारीक कूटनीतिक संतुलन साधने जैसा है। तो हमने देखा कि बड़े बड़े गुट बन रहे हैं, पुराने नियम तोड़े जा रहे हैं। इस सब के बीच सैन्य तैयारियां भी तो चल रही होंगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आजकल बहुत हलचल है।
हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ टैलिस्मैन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास। ये ऑस्ट्रेलिया का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बताया जा रहा है। जी, जिसमें अमेरिका और भारत समेत 19 देश हिस्सा ले रहे हैं। 19 देश। इसका मकसद क्या है? क्या ये चीन को कोई संदेश देने की कोशिश है? देखिए, सीधे तौर पर तो कोई नहीं कहता, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ एक सामूहिक शक्ति प्रदर्शन करना ही है। जब इतने सारे देशों की सेनाएं एक साथ अभ्यास करती हैं, तो वे एक दूसरे के साथ काम करने का तरीका सीखती हैं, जिसे इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी। हाँ, मतलब ये एक संकेत है कि अगर इस क्षेत्र में किसी एक देश ने दादागिरी दिखाने की कोशिश की, तो बाकी देश मिलकर जवाब दे सकते हैं। और भारत की भागीदारी क्वाड समूह के तहत रक्षा संबंधों को और मजबूत करती है। बिल्कुल। क्वाड की बात हुई तो एक और पहल हुई है, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। ये क्या है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक पहल है। इसमें क्वाड देश यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो तटरक्षक हैं, कोस्ट गार्ड, हाँ, कोस्ट गार्ड अधिकारी एक दूसरे के जहाजों पर ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात होंगे। इससे फायदा क्या होगा? इसका सीधा फायदा है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाना, यानी समंदर में क्या हो रहा है इस पर हमारी नजर और पैनी हो जाएगी। जैसे कोई गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं हो रही? हाँ, जैसे तस्करी या अवैध मछली पकड़ना। जब 4 देश मिलकर जानकारी साझा करेंगे, तो पूरे इलाके की सुरक्षा मजबूत होगी। ये भारत के सागर विजन से भी बिल्कुल मेल खाता है। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि वैश्विक मंच पर बहुत कुछ एक साथ हो रहा है, पर भारत द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत कर रहा है, जैसे ब्राजील के साथ या सऊदी अरब के साथ। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। जब वैश्विक व्यवस्था अनिश्चित हो, तो मजबूत द्विपक्षीय साझेदारियां आपको स्थिरता देती हैं। ब्राजील ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। जी। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है, ये दिखाता है कि लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को एक प्रमुख वैश्विक भागीदार के रूप में देख रही है। हाँ, और इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट, रक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में कई समझौते हुए हैं। हाँ। और सऊदी अरब के साथ जो उर्वरक समझौता हुआ है, वो क्यों महत्वपूर्ण है? वो भारत की खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को खेती के लिए बड़ी मात्रा में डीएपी जैसे उर्वरक आयात करने पड़ते हैं। अच्छा। सऊदी अरब की कंपनी मार्डेन के साथ ये 5 साल का समझौता हमें एक निश्चित और भरोसेमंद सप्लाई सुनिश्चित करता है। ये हमारी साझेदारी को सिर्फ तेल और ऊर्जा से आगे ले जाकर कृषि तक ले जाता है। तो आज की पूरी चर्चा से एक बड़ा सवाल उभरता है। एक तरफ ब्रिक्स जैसे नए गुट उभर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका अपनी रणनीतियों को बदल रहा है और टैरिफ्स जैसे हथियार इस्तेमाल कर रहा है, और तीसरी तरफ रूस अप्रत्याशित कदम उठा रहा है। तो क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां वैश्विक नियम किसी एक किताब से नहीं, बल्कि क्षेत्रीय गठबंधनों और द्विपक्षीय हितों की खींचतान से तय होंगे? इस बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत जैसी शक्तियों के लिए वो जो शब्द है रणनीतिक स्वायत्तता, उसे बनाए रखने की चुनौती और अवसर दोनों ही अभूतपूर्व हैं। इस पर विचार करना जरूरी है।